हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रस्थापना की संसूचना के बारे में पढ़ा। प्रस्थापना की संसूचना तब पूरी हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है। आज हम प्रतिग्रहण की संसूचना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्थापना की संसूचना तक एक ही पक्ष अस्तित्व में होता है, लेकिन प्रतिग्रहण की संसूचना से दोनों पक्षों के मध्य करार का प्रादुर्भाव हो जाता है। यदि करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है तो दोनों पक्षों के मध्य संविदात्मक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें इस बारे में पता हो कि प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 4 द्वारा विशेष प्रकार के नियम अपनाए गए हैं। प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहीता की शक्ति के बाहर हो जाए, और प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती है। The communication of an acceptance is complete as against the promisor when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। इस निर्वचन के अनुसार प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध अलग समय में पूर्ण होती है और प्रतिग्रहीता के विरुद्ध अलग समय में पूर्ण होती है। इस प्रकार भारतीय संविदा अधिनियम में प्रस्थापक एवं प्रतिग्रहीता की स्थिति में अंतर किया गया है। प्रस्थापक उसी क्षण बाध्य हो जाता है जबकि प्रतिग्रहण का पत्र पारेषण के अनुक्रम में डाल दिया जाता है। पारेषण के अनुक्रम में डालने का मतलब है कि अब प्रतिग्रहीता की वापस लेने की शक्ति से वह भार हो चुका है। उसी क्षण एवं उसी स्थान पर प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध पूर्ण हो जाती है, अर्थात प्रस्थापक संविदा से बाध्य हो जाता है। जैसे ही प्रतिग्रहणकर्ता ने अपनी स्वीकृति का पत्र डाक में डाल दिया है, अर्थात अब वह उसकी शक्ति से बाहर हो गया है। अब वह उस प्रतिग्रहण को वापस नहीं ले सकता। इसी क्षण जो प्रस्थापक है वह संविदा से बाध्य हो जाएगा, परंतु प्रतिग्रहीता अभी बाध्य नहीं है। वह उस समय बाध्य हो जाता है जबकि प्रतिग्रहण प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाता है। यहाँ पर ये स्पष्ट करना उचित है कि पारेषण के अनुक्रम से तात्पर्य है कि प्रतिग्रहण का पत्र सही पते पर डाक में डाला जाए ताकि वह प्रेषक की वापस लेने की शक्ति से बाहर हो जाए। प्रतिग्रहण पत्र जो प्रस्थापक के सही पते पर नहीं डाले गए हैं तो वह पारेषण के अनुक्रम में डाला गया
नहीं कहा जाएगा। एक वाद में दी लंदन नॉर्दर्न बैंक लिमिटेड के वाद में न्यायालय ने कहा कि यदि प्रतिग्रहण का पत्र ऐसे डाकिये को दिया गया है जो पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत ही नहीं हो, तो स्वीकृति की संसूचना पूरी नहीं होगी, क्योंकि विधि की दृष्टि में यह पारेषण के अनुक्रम में डालना नहीं है। यदि प्रतिग्रहीता प्रतिग्रहण के पत्र को प्रस्थापक के द्वारा दिए गए गलत पते पर प्रेषित करता है, तो प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हुई मानी जाएगी। इस संबंध में भारतीय विधि एवं अंग्रेजी विधि में कुछ अंतर है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत प्रतिग्रहीता द्वारा प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डालते ही, पारेषण के अनुक्रम में डालते ही संविदा के दोनों पक्षकार अर्थात प्रस्तापक एवं प्रतिग्रहीता संविदा से बाध्य हो जाते हैं। उसके पश्चात प्रतिग्रहण का विखंडन या रिवोकेशन नहीं किया जाएगा, परंतु भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रतिग्रहण प्रस्तापक एवं प्रतिग्रहीता के विरुद्ध भिन्न भिन्न समय में पूर्ण होते हैं। प्रस्तापक के विरुद्ध प्रतिग्रहण उसी समय पूर्ण हो जाता है जब प्रतिग्रहण पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि वह प्रतिग्रहीता की शक्ति से बाहर हो जाए, परंतु प्रतिग्रहीता के विरुद्ध प्रतिग्रहण उस समय पूर्ण नहीं होता। उसके विरुद्ध पूर्ण तब होगा जब प्रतिग्रहण डाक में डाल देने के बाद में उस स्थान से डाक में चलकर प्रस्थापक को प्राप्त हो और उसके ज्ञान में आ जाए। भारतीय विधि के अंतर्गत प्रतिग्रहीता प्रतिग्रहण को प्रस्थापक तक पहुँचने के समय को प्रतिग्रहण के विखंडन के लिए प्रयोग कर सकता है। जैसे यदि पत्र द्वारा प्रतिग्रहण किया गया है तो वह तार द्वारा उसका विखंडन कर सकता है या उसके इनकार कर सकता है। तार द्वारा प्रतिग्रहण किया गया है तो टेलीफोन के द्वारा वह उसका रिवोकेशन कर सकता है, परंतु अंग्रेजी विधि में ऐसा नहीं है। वहाँ प्रतिग्रहण डाक में डालते ही दोनों पक्षों के विरुद्ध यह पूर्ण एवं अंतिम हो जाता है। प्रतिग्रहण के संबंध में 3 प्रकार के अलग अलग नियम हैं, जैसे कि जब पक्षकार एक दूसरे के सामने बैठे हों तब कब माना जाएगा कि प्रतिग्रहण पूर्ण हो गया। दूसरा, जब प्रतिग्रहण डाक के द्वारा डाला जाए तब कब माना जाएगा कि जो संसूचना है वह पूर्ण हो गई। तीसरा, यदि प्रतिग्रहण टेलीफोन के द्वारा किया जाए तो कब माना जाएगा कि प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी हो गई है। तो हम तीनों विषयों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। पहला, जब पक्षकार एक दूसरे के सामने हों। जब पक्षकार एक दूसरे के सम्मुख हैं तथा मौखिक रूप से संविदा करते हैं, तब प्रतिग्रहीता द्वारा बोले गए प्रतिग्रहण के शब्दों को प्रस्थापक द्वारा सुनने एवं समझ लेने पर प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हो जाती है। यदि प्रतिग्रहीता द्वारा बोले गए शब्द पूर्ण रूप से नहीं सुने गए हैं या पूर्ण रूप से नहीं समझे गए हैं तो प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन 1955 के बाद में न्यायालय ने कहा कि प्रतिग्रहीता द्वारा जैसे ही रजामंदी के शब्द बोले गए हैं तथा
वह बादल या वायुयान की गरज में विलीन हो गए हैं, अथवा जिस स्थान पर प्रस्तापक एवं प्रतिग्रहिता बैठे हैं अचानक बहुत शोर उत्पन्न होता है, जिसके कारण बोले गए शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ते हैं, उस स्थिति में भी प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अचानक उत्पन्न हुआ शोर या गरज के शांत होने पर ही प्रतिग्रहिता को प्रतिग्रहण की संसूचना करनी चाहिए, तभी प्रतिग्रहण की संसूचना संपूर्ण मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। दूसरा, यदि डाक द्वारा प्रतिग्रहण की संसूचना दी जाए, जैसा कि भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 4 में नियम दिया गया है, वह डाक द्वारा प्रतिग्रहण द्वारा की गई संसूचना के बारे में दिया गया है। प्रस्थापक द्वारा यदि प्रतिग्रहण का कोई विशेष ढंग विहित नहीं किया जाता तथा संविदा के पक्षकार एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित नहीं होकर दूर स्थानों पर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में संविदा को डाक द्वारा ही किया जाएगा। डाक द्वारा किए जा रहे संविदा के प्रतिग्रहण की संसूचना कब एवं कहाँ पूर्ण होती है, इस बारे में 1818 में एडम्स बनाम लिंडसेल के वाद में न्यायालय द्वारा नियम प्रतिपादित किया गया। डाक द्वारा की गई प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है, इस विषय पर इस वाद के निर्णय तक विधि सुनिश्चित नहीं थी। अतः न्यायालय को यह विनिश्चय करना था कि ऐसी स्थिति में प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है, अर्थात पक्षकारों के मध्य संविदा का किस विशिष्ट समय पर गठन हो जाता है। तो ऐसे में 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसे ही प्रतिग्रहण का पत्र संचरण के माध्यम में डाल दिया जाता है तो प्रतिग्रहण पूर्ण हो जाता है। दूसरा, जैसे ही प्रतिग्रहण के पत्र को प्रस्थापक के पते पर दे दिया जाता है तब वह पूर्ण हो जाएगा। या फिर तीसरा, जैसे ही प्रतिग्रहण को प्रस्थापक के वास्तविक ज्ञान में ला दिया जाए तब पूरा हो जाएगा। कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच ने इस वाद में प्रथम विकल्प को ही वरीयता प्रदान की और ये कहा कि जैसे ही प्रतिग्रहण का पत्र संचरण के माध्यम में डाल दिया जाता है वैसे ही प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हो जाती है। इस नियम के औचित्य के लिए कई तर्क दिए गए, जिनमें सबसे अधिक विश्वसनीय तर्क यह है क्योंकि डाक विभाग न केवल प्रस्थापनाओं के परिधान के उद्देश्य के लिए बल्कि प्रतिग्रहण की सूचना को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए भी प्रस्थापक का अभिकर्ता होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षकारों के मध्य कंसेंस एड इडम अर्थात सहमति निर्मित होती है। इस नियम में कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं, जैसे प्रतिग्रहण का पत्र प्रस्थापक को विलंब से प्राप्त हो या मार्ग में खो जाने के कारण कभी प्राप्ति भी ना हो, परंतु अन्य विकल्पों की अपेक्षा यह नियम अधिक विश्वसनीय एवं सुविधाजनक होने के कारण न्यायालय द्वारा यह नियम प्रतिपादित किया गया कि जैसे ही प्रतिग्रहण के पत्र का डाकघर को परिधान कर दिया जाता है उसी क्षण एवं उसी स्थान पर बाध्यकारी संविदा का गठन हो जाता है, अर्थात जैसे ही प्रतिग्रहिता ने प्रस्थापक के संदेशवाहक को प्रतिग्रहण का परिधान कर दिया है, अपनी ओर से वह सब कुछ संपन्न कर दिया है, जिससे यह प्रकट हो गया है कि निसंदेह रूप से दोनों पक्ष संविदा में बाध्य हो गए हैं।
इसके पश्चात यदि प्रतिग्रहण का पत्र विलंब से प्राप्त हो या कभी प्राप्त भी न हो तो भी पक्षकारों के संविदात्मक संबंध अप्रभावित रहते हैं। और अब यह सुनिश्चित नियम है कि डाक द्वारा प्रस्थापना की गई है और उसका प्रतिग्रहण भी डाक द्वारा किया गया है तो संविदा का गठन उसी क्षण हो जाता है जबकि प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाल दिया जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 4 में इस संबंध में स्पष्ट नियम दिए गए हैं। तीसरी स्थिति टेलीफोन एवं टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण के संबंध में आती है। टेलीफोन द्वारा गठित की जाने वाली संविदाओं के लिए भारतीय संविदा अधिनियम में कोई विशेष उपबंध नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति के लिए उच्चतम न्यायालय ने भगवान दास बनाम गिरधारी लाल के वाद में भारतीय संविदा विधि के उन क्षेत्रों में जहां अधिनियम के प्रावधानों का अभाव होता है वहां अंग्रेजी कॉमन विधि के सिद्धांत पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे ऐसा नियम दिया है। तो इस संबंध में इंग्लैंड में एंटोर्स लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन के वाद में दिए गए निर्णय का अनुसरण किया गया। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि टेलीफोन या टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण के मामलों को ऐसे ही समझा जाता है जैसे कि दो पक्षकार आमने सामने बैठकर संविदा कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति नदी के उस पार है और अपनी प्रस्तावना ऊंचे स्वर में कह रहा है। उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? मेरे द्वारा यह सुन सकने से पूर्व ही एक हवाई जहाज हम दोनों के ऊपर से गर्जन करता हुआ निकल जाता है। उस व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द उस गर्जन में विलीन हो जाते हैं। उस समय किसी संविदा का निर्माण नहीं हुआ। यदि उस व्यक्ति की संविदा करने की इच्छा है तो हवाई जहाज की गर्जन समाप्त होने के बाद ही प्रतिग्रहण अभिव्यक्त करना चाहिए। ऐसी ही स्थिति टेलीफोन पर की गई संविदा के द्वारा मानी जाती है। भगवान दास गोवर्धन दास केडिया बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी के वाद में न्यायालय ने कहा कि संसूचना पद्धति में संविदा का गठन उस क्षण होता है अर्थात टेलीफोन के द्वारा की गई संसूचनाओं में संविदा का गठन उस समय होता है जब प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक को प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त संविदा का गठन उस स्थान पर हुआ माना जाता है जिस स्थान पर प्रतिग्रहण सुना जाता है या प्रतिग्रहण प्राप्त किया जाता है। अर्थात भगवान दास गोवर्धन दास केडिया बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास के केस में न्यायालय ने कहा कि संविदा अहमदाबाद में ही मानी जाएगी क्योंकि प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तापक को अहमदाबाद में ही प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार टेलीफोन के द्वारा की गई संविदाएं डाक द्वारा की गई संविदाओं के संबंध में संविदा विधि में अलग अलग नियम दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। जब तक परस्पर आशु की संसूचना ना हो तब तक संसूचना पूर्ण नहीं होती है, करार का गठन संभव नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट।